अगर मैं फ्रेशर होता या स्टूडेंट होता, ऐसी वीडियो अगर मेरे को मिलती मैं छोड़ता नहीं, क्योंकि इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो आपको साइट पे काम आएंगी, आपको इंटरव्यू में काम आएंगी, आपको जॉब पाने में हेल्प होंगी। पहले मैं बताऊंगा डबल एसी ब्लॉक जो घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डबल एसी ब्लॉक में क्या है क्या नहीं, वो सब चीज़ें मैं बात करूंगा। फिर मैं बात करने वाला हूं ऐसे इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में, टेक्निकल टर्म्स के बारे में जो हर एक सिविल इंजीनियर को पता होनी चाहिए, जो आपको साइट पे जाके काम आएंगी, उनके बारे में बात करूंगा। फिर हम थोड़ा प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, मतलब फुल ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज रहने वाला है, थियोरेटिकल वे से प्रैक्टिकली आपको सब बताने वाला हूं। तो उसके लिए शुरू करते हैं वीडियो। क्योंकि काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि सर जो भी हम डबल एसी ब्लॉक से ब्रिक वर्क वो करते हैं, मतलब उसकी वॉल करते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा क्रैक्स देखने को मिलते हैं और रीज़न क्या है, क्यों क्रैक्स आते हैं और डबल एसी ब्लॉक हमें यूज़ करने चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वो भी इस वीडियो में मैं क्लियर करूँगा। सामने आप जो क्लिप्स देख रहे हो, एक मेरे फ्रेंड ने ये भेजी है, अभी रिसेंटली उसका घर बना है और उसमें डबल एसी ब्लॉक यूज़ किया गया है और उसमें क्रैक देखने को मिल रहे हैं। और ये जो क्रैक्स देख रहे हो आप, छोटे छोटे, मतलब 1 mm से भी छोटे क्रैक्स हैं, ये क्या रिस्की हैं घर के लिए? नहीं, ये ज़्यादा रिस्की नहीं होते। अगर ऐसे क्रैक्स आपको आपके घर में दिखते हैं तो इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। ये क्रैक्स नॉर्मल है, ये श्रिंकेज कॉन्ट्रैक्शन क्रैक्स होते हैं, इतने तो आते ही हैं। डबल एसी ब्लॉक में भी आ जाएंगे और ऐसे प्लास्टर करवाओगे उसमें भी आ जाएंगे। कोई भी ब्रिक यूज़ करोगे, बर्न्ड क्ले ब्रिक करोगे या फ्लाई ऐश ब्रिक करोगे, उसमें देखने को मिलेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको कह दूं, आपको डबल एसी ब्लॉक वहाँ कभी यूज़ नहीं करना है। कहाँ पे? जहाँ आपका लोड बेरिंग स्ट्रक्चर हो, मतलब कॉलम और बीम के बिना अगर आप घर बना रहे हो, वहाँ कभी भी डबल एसी ब्लॉक यूज़ मत करना। ये मैं आपको वार्निंग देता हूँ, क्योंकि आपको उसमें क्रैक्स देखने को मिलेंगे और आपका घर गिर भी सकता है। तो डबल एसी ब्लॉक हमेशा आपको कहाँ यूज़ करने हैं? वो करने हैं आपको यहाँ आपका फ्रेम स्ट्रक्चर हो, जहाँ आप कॉलम कर रहे हो, बीम कर रहे हो, उधर आपको डबल एसी ब्लॉक यूज़ करने हैं। और चीज़ एक मैं इसमें ऐड करूँगा, मतलब ब्रिक और डबल एसी ब्लॉक में दोनों की अपनी अपनी खासियत है। मेरे को पूछा जाता था कि दोनों में से चूज़ क्या करेंगे, उसमें मैं वीडियो बना चुका हूँ, वो जाके वीडियोस देख चुके हो, और एक और वीडियो ज़रूर ले आऊँगा। अभी मैं सबसे पहले बताऊंगा कि इसमें क्रैक्स क्यों आते हैं इन दीवारों में, उसके बाद हम बात करेंगे कि डिसएडवांटेजेस क्या है, फिर मैं बात करूंगा कि हम जिनके घर पे क्रैक्स आ चुके हैं उनको सही कैसे कर सकते हैं, इनका क्या प्रोसीजर है। देखो, सबसे पहली बात है, जो डबल एसी ब्लॉक होता है वो होता है ऑटोक्लेवेटेड एरेटेड कंक्रीट ब्लॉक, मतलब जिसके काफ़ी ज़्यादा साइज़ आते हैं। नॉर्मली जो साइज़ हम यूज़ करते हैं वो होता है 600 mm उसकी लेंथ होती है, विड्थ उसकी 100 mm होती है और डेप्थ उसकी 200 mm होती है। ये मोस्टली जगह पे यूज़ किया जाता है, जो सामने आप देख रहे हो ये यूज़ किया गया। और इसमें जो क्रैक्स आने का रीज़न, एक सबसे पहला रीज़न ये बनता है कि जब इसकी प्रोडक्शन होती है, जब ये बनाया जाता है, उसके अगर प्रोडक्शन के 15 से 16 डेज़ में दे दिया जाए आपको, तो उसमें क्रैक्स आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और काफ़ी ज़्यादा वेंडर्स यही करते हैं कि वेट नहीं करते हैं, उसको ड्राई नहीं करते हैं और डायरेक्ट बेच देते हैं। मतलब इसका प्रोसेस क्या होता है, इसको कम से कम देखो, जैसे ये ऑटोक्लेवेटेड में से निकलता है, उसको 28 दिन क्यूरिंग की जाती है, फिर उसको 15 दिन ड्राई होने के लिए रखना पड़ता है। उसके बाद इसका ट्रांसपोर्टेशन करके यूज़ कर सकते हो। लेकिन क्या होता क्या है, मतलब उसके क्यूरिंग भी नहीं की जाती है और ड्राई भी नहीं किया जाता है और सीधा वो साइड पे बेच दिया जाता है। जब वो डबल एसी ब्लॉक आप यूज़ करोगे तो उसमें कंट्रैक्शन भी होती है, एक्सपेंशन भी होती है, दीवार में ही होगी। उस वजह से क्या होता है, उसको जगह नहीं मिलती है कॉन्ट्रैक्ट को एक्सपैंड होने के लिए, तो वो बीच से फटने लग पड़ता है, मतलब क्रैक आने लग पड़ते हैं। ये मोस्टली रीज़न देखा जाता है डबल एसी ब्लॉक की दीवारों में क्रैक आने का। दूसरी चीज़ इसमें क्या है, कई जगह इसको यूज़ कर देते हैं वहाँ लोड बेरिंग स्ट्रक्चर के लिए। इसको कैसे यूज़ करते हैं, विंडो के ऊपर या दरवाजे के ऊपर या कैंटिलीवर में, तो ये इतना लोड बेयर नहीं कर सकता। इसका जो लोड बेरिंग कैपेसिटी है वो 4 न्यूटन पर mm², है, तो ब्रिक से काफ़ी ज़्यादा कम है, मतलब ब्रिक से आधा लगा लो, क्योंकि ब्रिक की जो बेरिंग कैपेसिटी है वो 7 से 8 है न्यूटन पर mm²। तो इसको ऐसी जगह कभी यूज़ नहीं मत करो। यहाँ कटआउट्स होते हैं, कटआउट के ऊपर मत यूज़ करो। वहाँ बैंड, कंक्रीट बैंड प्रोवाइड करवा लो, उसके ऊपर डबल एसी ब्लॉक आपको लगाने हैं। और इसको लोड बेरिंग, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा, लोड बेरिंग स्ट्रक्चर है तो उधर मस्ट आपको ये यूज़ करना ही करना नहीं है। फ्रेम स्ट्रक्चर में आपको हमेशा यूज़ करना है। पहली चीज़ हमें पता चल गई क्रैक का क्या रीज़न होता है। दूसरी चीज़, क्रैक आने का रीज़न एक और हो जाता है, जैसे लेंथ अगर हम बड़ी बना देते हैं, मतलब अगर हाइट और लेंथ भी काफ़ी वो करती है इसमें मैटर। अगर लेंथ हमने 6 मीटर पकड़ ली, 6 मीटर अगर ब्लॉक आपने लगाया और बीच में कोई कॉलम नहीं है, कोई स्टब कॉलम नहीं है, कुछ नहीं है, स्टिफनर नहीं है,
तो वहाँ भी क्रैक देखने को मिलते हैं। आपको क्या करना है, हर 3 मीटर के बाद एक स्टॉप कॉलम खड़ा कर देना है। मतलब एक छोटा सा कॉलम 230 बाई जितनी की दीवार की थिकनेस होती है उसी हिसाब से एक स्टिफनर खड़ा कर देना है। भले आप उसमें 10 का सरिया डालो, वो लोड बेरिंग के लिए नहीं है, बस वो एक गैप प्रोवाइड कर रहा है जहाँ क्रैक्स आपके रुक जाते हैं। और फिर हाइट की बात करें, हाइट देखो इधर बात आ रही है, इसकी बेरिंग कैपेसिटी कितनी है 4 न्यूटन मीटर। अगर हम हाइट इसकी 3 मीटर से ज़्यादा करते हैं तो वहाँ चांसेस बढ़ जाते हैं क्रैक्स आने के, क्योंकि 4 न्यूटन मीटर इसकी बेरिंग कैपेसिटी है। और जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी नीचे वाला जो ब्लॉक होगा उस पर लोड बढ़ता जाएगा और वो नीचे टूट जाएगा, नीचे वो टूटेगा, नीचे सेटलमेंट हो जाएगी, गैप बन जाएगा, ऊपर से बाकी में क्रैक दिखना आपको स्टार्ट हो जाएगा। तो मेन रीज़न ये भी होता है क्रैक्स आने का। और अगली चीज़ होती है क्रैक्स आने का कि जो हम इसमें मोटार यूज़ करते हैं वो अगर हाई सीमेंट मोटार हम यूज़ करते हैं, देखो हम क्यूरिंग तो इसकी करनी नहीं होती है हमें डब्ल्यूएसी ब्लॉक की, लेकिन हम जो उसमें मोटार यूज़ करते हैं उसकी क्यूरिंग हमें करनी पड़ती है और वो भी हम नेग्लिजिबल कर देते हैं डब्ल्यूएसी ब्लॉक की वजह से। तो उसकी क्यूरिंग करनी है। अगर आपने एक बेस्ट ऑप्शन मैं बताऊँ, इसका जो केमिकल आता है, एडिसिव आता है, वाइट कलर का आपको मिल जाएगा, सिक्का का भी मिलता है, फॉस्फोरस का मिलता है, वो केमिकल आपको यूज़ करना है मोटार के बजाय। अगर आप वो केमिकल यूज़ करते हो तो क्रैक्स आने के चांसेस और ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाते हैं। क्योंकि क्या होता है, जो हमारा ये इसका जो नेचर होता है डब्ल्यूएसी ब्लॉक का, वो ब्रिटल नेचर होता है। और जब ये एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होता है तो जो मोटार होती है वो इसको एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने देती है, तो वो वहाँ से क्रैक आ जाता है, उसकी वजह से और क्रैक बन जाते हैं। लेकिन जो एडेसिव होता है वो क्या होता है, थोड़ा ऐसे मतलब फ्लफ़ी सा होता है लगा लो, तो वो इसको एक्सपैंड भी करने देता है और कॉन्ट्रैक्ट भी करने देता है, उसकी वजह से क्रैक्स आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। और एक और रीज़न होता है क्रैक्स आने के, जैसे आप स्टार्टिंग में वीडियो देखी, जो क्लिप्स देखी, उसमें क्यों क्रैक्स आए थे, मेरे को एक आइडिया लगा। वो क्रैक्स आए क्योंकि जो कंक्रीट और डब्ल्यूएसी मतलब जहाँ जंक्शन बनता है, जहाँ बॉन्ड बनती है, मतलब एक कॉलम खड़ा है उसके साथ डब्ल्यूएसी ब्लॉक आपने स्टार्ट किया लगाना, वहाँ पे आपको वायर मैश लगानी है प्लास्टर से पहले। नहीं तो मोस्टली 80 to 90% चांसेस डब्ल्यूएसी ब्लॉक में क्रैक्स के कहाँ से होते हैं, यहाँ आप जो चिकन मैश रहती है, वायर मैश, वो अगर कंक्रीट और ब्लॉक का जहाँ जंक्शन बढ़ रहा है वहाँ अगर आप नहीं लगाते हो, वहाँ मोस्टली क्रैक्स आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और आपको क्या करना है, जैसे सामने आप देख रहे हो कटआउट्स यहाँ है, वहाँ पे हमने कंक्रीट बैंड प्रोवाइड किया, उसके ऊपर हमने किया हुआ। और जहाँ कॉलम के साइड पे हम क्या कर रहे हैं, एक अच्छा सा हाई रिच सीमेंट का माल बना के उसको रफ करके फिर ब्लॉक वर्क किया जा रहा है। और जब दोनों का जॉइंट बन जाएगा, इधर हम जो चिकन मैश होती है, वायर मैश होती है, प्लास्टर से पहले वो लगा देंगे, उसके ऊपर हम प्लास्टर करेंगे, तो क्रैक्स के चांसेस और ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाते हैं। तो मोस्टली यही रीज़न्स होते हैं जो क्रैक्स आते हैं आपके घर में। बाकी अगर सही करना है, हमें क्रैक्स आ गए हैं, डब्ल्यूएसी ब्लॉक यूज़ किया है तो वहाँ क्रैक्स आ गए हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। तो उस जगह पे आपको क्या करना है, एक तो आप ग्राउटिंग कर सकते हो। अगर गैप काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं तो उसमें जो इसकी डॉक्टर फिक्सिव की ग्राउटिंग आती है, फॉस्फोरस की ग्राउटिंग आती है, वो करके ऊपर चिकन मैश मार दो और प्लास्टर कर दो। तो अगली एक और चीज़ है, अगर मतलब आपको ग्राउटिंग नहीं करना है तो जहाँ पे आपको क्रैक्स दिख रहे हैं वहाँ से प्लास्टर हटा के वहाँ वायर मैश, चिकन मैश जिसे हम बोलते हैं, वो लगा के उसके बाद आप उसके ऊपर प्लास्टर कर सकते हो। तो क्रैक्स थोड़े कम हो जाएंगे आना, क्योंकि एक उसको बॉन्ड मिल जाएगी, एक जॉइंट बन जाएगा, तो क्रैक्स आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। बाकी आपको जब मटेरियल लेने जाना है, आपको बेंडर से मटेरियल टेस्टिंग सर्टिफिकेट जो रहता है डब्ल्यूएसी ब्लॉक का, कि वो उसको बने हुए कितने दिन हो गए, वो मस्ट आपको देखना है। आपको हमेशा 1.5 महीने पुराने जो डब्ल्यूएसी ब्लॉक होंगे वो आपको हमेशा यूज़ करने हैं। और कौन सी कंपनी के आपको यूज़ करने हैं, इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, वो ज़रूर वीडियो देखो, आपको आइडिया लग जाएगा कौन की कंपनी के आपको यूज़ करने चाहिए। बाकी ये थी आज की वीडियो, जिसमें आपको डिसएडवांटेजेस भी पता चल गए डब्ल्यूएसी ब्लॉक के क्या है, उसकी मतलब जो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा कम है और उसमें कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है, ब्रिटल नेचर होता है। और भी कुछ चीज़ें ये डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन एक एडवांटेज ये है कि वो सस्ता पड़ता है। अगर आपको लोड बेरिंग स्ट्रक्चर बनाना है और प्रॉपर तरीके से आप डब्ल्यूएसी ब्लॉक यूज़ करते हो तो एक अच्छा मटेरियल है, अच्छा फायर रेजिस्टेंट है और मतलब साउंड प्रूफ है, काफ़ी अच्छी चीज़ें भी हैं इसकी। तो अगर लोड बेरिंग स्ट्रक्चर है तो आपको हमेशा फ्लाई ऐश ब्रिक या जो क्ले बॉन्ड ब्रिक रहती है वो ही आपको यूज़ करनी चाहिए। देखो क्या होता है, जो भी कंक्रीटिंग हमारा होता है उसका जो स्टार्टिंग जो सेटिंग टाइम रहता है हमारा, वो रहता है 30 मिनट। मतलब 30 मिनट बाद सीमेंट हमारा सेटिंग हो जाता है, मतलब इनिशियल सेटिंग टाइम जो रहता है हमारा। फिर हमारा फाइनल सेटिंग टाइम रहता है 10 आवर या 600 मिनट। अगर देखो
कई जगह क्या होता है, टीएम मतलब दूर से आता है, जहां कंक्रीट आपको टाइम लग रहा है सेट ना हो जाए, इसलिए हम उसमें क्या यूज करते हैं, रिटार्डर। वो क्या करता है, मतलब जो सेटिंग टाइम होता है उसका स्लो कर देता है सेटिंग टाइम को। तो एक एग्जांपल हम लें, अगर रिटार्डर, एक शुगर का भी एक इस पे वीडियो डाला था मैंने शुगर पे कि रिटार्डर होता है, तो एक शुगर भी रिटार्डर होता है। तो कभी भी अगर आपको सेटिंग टाइम स्लो करना है कंक्रीट का, तो आपको रिटार्डर यूज करना है, ठीक है। तो उसमें काफी कंपनीज होती हैं जो बनाती हैं, सिक्का है, फॉसरॉक है, डॉक्टर फिक्सिट का भी आता है। तो काफी कंपनीज है जो रिटार्डर यूज करती हैं, आप उसको यूज करो। ये आप बेसिक पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। अगला जो एक टिप आपको पता होना चाहिए वो है कि जो मिनिमम आपको स्लैब होती है, जो कोई भी घर की स्लैब बना रहे हैं, घर है हमारा, तो उसकी जो थिकनेस रखनी है वो 5 इंच या 125 mm रखनी है। अगर उससे कम आप रखते हो तो होगा क्या, जब भी आप देखोगे कि जब भी छत पे चलोगे आप कभी, तो जोर से पाँव मारोगे तो एक वाइब्रेशन जैसी होती है, तो वो वाइब्रेशन दिखती है और वो सेफ भी नहीं रहती है। कि अगर 125 mm से हम कम स्लैब देते हैं, छत डालते हैं, तो वो सेफ नहीं रहती। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, तो पूछा ही जाता है कि उसका क्या रहती है स्पेसिफिकेशन। 100 mm ऊपर होता है, 100 mm डायमीटर ऊपर का रहता है, 200 mm डायमीटर नीचे रहता है, 300 mm उसकी हाइट रहती है। जो रॉड यूज करते हैं हम 600 mm वो लंबी होती है, और 16 mm उसकी डाया होता है। ये तो क्वेश्चन सबको पता भी होंगे और पूछे भी जाते हैं। एक क्वेश्चन इसमें क्रिएट होता है कि क्यों हम फ्रस्ट्रम ही बनाते हैं उसको, मतलब ये कोन ही क्यों बनाया, इसको हम सिलेंड्रिकल क्यों नहीं कर लेते थे। जो हमारा स्लम टेस्ट या कोन टेस्ट होता है, किसके लिए हम करते हैं, वो करते हैं हम उसकी वर्केबिलिटी जानने के लिए। वर्केबल मतलब वो कंक्रीट वर्केबल है कि नहीं, अगर उसको आप बीम में डाल रहे हो, प्रॉपर वे से बीम में आप डाल पा रहे हो नहीं पा रहे हो, उसकी अच्छे से कॉम्पैक्शन हो पा रही है नहीं हो रही है। जहां ये तो नहीं है कि कोइजन मटेरियल, मतलब एग्रीगेट कहीं जा रहा है, सीमेंट कहीं, सैंड कहीं, तो ये चीज हम कोन टेस्ट या स्लम टेस्ट से चेक करते हैं। तो इसको हम ऐसे ही क्यों बनाते हैं, ऐसे क्यों नहीं, ये क्वेश्चन पूछा गया था इंटरव्यू में। तो इसका आंसर आपको देना है कि हम मेनली हमारा जो कोन टेस्ट स्लम टेस्ट होता है वो करते हैं हम उसकी वर्केबिलिटी जानने के लिए। लेकिन अगर हम उसको सिलेंड्रिकल रखते हैं तो उससे हम उसकी शेयर स्ट्रेंथ प्लस उसकी जो उसका मतलब गिरना जो होता है उसको बोलते हैं हम कोलैप्सिबिलिटी, मतलब कोलैप्स हो जा रहा है, उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है कोलैप्स होने की, वो हम 2 चीजें उसमें जान सकते हैं अगर हम उसको फ्रस्ट्रम रखते हैं। अगर हम सिलेंड्रिकल रखते हैं कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन उससे हम सिर्फ उसकी वर्केबिलिटी जान पाएंगे और वो प्रॉपर वे से अपनी शेयर स्ट्रेंथ नहीं दे पाएगा। ये इसलिए हम क्या करते हैं, वो हमारा फ्रस्ट्रम रहता है। अगला जो क्वेश्चन है, जो मिनिमम थिकनेस ऑफ डीपीसी की मैं वीडियो लास्ट टाइम आपने डाली, मैंने देखी आपको, वो आपको काफी पसंद भी आई है, काफी लोगों ने उसके बारे में बात भी की है, सर वो काफी अच्छी वीडियो थी। तो वही चीज है, उसकी थिकनेस कितनी रखनी होती है हमें। डैम प्रूफ कोर्स क्या होता है आप देख सकते हो जाके वीडियो, वो 2 इंच या 50 mm आपको उसकी डीपीसी की थिकनेस रखनी होती है। अगला क्वेश्चन है, बेन 1 बैग ऑफ सीमेंट बैग, मतलब 1 मिनट सॉरी, इसमें वॉल्यूम, जो वॉल्यूम होता है सीमेंट बैग का, एक सीमेंट बैग है उसका इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा था कि उसका वॉल्यूम कितना होता है, वो होता है 1.25 क्यूबिक फीट या 0.0347 m3। इसको मैं बता भी देता हूं क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, इसको क्लियर करते हैं। आ जाओ, ये फार्मूला मैंने आपको कहा था कि गांठ बांध के रख देना है, ये फार्मूला आपको हर जगह काम आएगा। तो क्या फार्मूला है, वेट इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये हर तरीके से आता है फार्मूला, वेट इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। कल मैंने डेंसिटी की बात की थी कि सीमेंट की डेंसिटी कितनी होती है, 1440 kg पर m3। वैसे उसमें बताया स्टील की, एग्रीगेट की, ब्रिक की, सबकी बताई है। तो अभी निकालते हैं कि 1 बैग सीमेंट उसका वॉल्यूम कितना होगा। वॉल्यूम हमें निकालना है, वॉल्यूम यहां आ जाएगा, वेट के नीचे हमारा डेंसिटी चला जाएगा। वेट हमें पता होता है, एक सीमेंट बैग का वेट 50 kg रहता है, 50 डिवाइड बाय डेंसिटी कितनी है 1440, तो हमारा कितना आ गया 0.0347 m3। ये क्लियर हो गया आपको। बाकी लोग तो सिर्फ दिखा देंगे कि एक वॉल्यूम का बैग का कितना होता है, तो ये आप इजीली निकाल भी सकते हो, ये फार्मूला रहता है, ये इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे पास एक m3 जगह है, 1 मीटर उसकी हाइट है, 1 मीटर लेंथ है, 1 मीटर ब्रेथ है, तो उसमें कितने सीमेंट बैग आएंगे वो कैसे निकालेंगे। 1 m3 डिवाइड बाय
हमारा एक बैग का वॉल्यूम आ गया, कितना है 0.3047, डिवाइड करेंगे उसको तो हमारा आ जाएगा 1 m³ में हमारे 28.8 बैग सीमेंट होते हैं। ये भी निकल गया। ये दो चीजें आपको आपने पढ़ी तो होंगी लेकिन निकालना नहीं आता होगा काफी इंजीनियर्स को, तो हम इस मेथड से इसको इजिली निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हम लिंटल प्रोवाइड करते हैं। लिंटल प्रोवाइड करने का मेन ही मकसद यही रहता है कि एक तो बिल्डिंग को टाई अप करके रखता है, दूसरा क्रैक्स के चांसेस काफी ज्यादा कम हो जाते हैं और हॉरिजॉन्टल स्ट्रेसेस को भी बेयर करने का, जो हमारे लोड आता है ऊपर का स्लैब का या ऊपर स्टोरीज का, वो प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है कॉलम्स में, जहां उसमें लोड बेरिंग अगर फ्रेम स्ट्रक्चर होगा या लोड बेरिंग स्ट्रक्चर होगा तो प्रॉपर्ली ब्रिक्स में डिवाइड हो जाता है। तो 150 mm मिनिमम आपको लिंटल की थिकनेस डालनी होती है, ये हमेशा ध्यान रखना। कितनी 150 mm और या 6 इंच। आगे बढ़ते हैं। अगला है लिंटल प्रोवाइडेड एट 2.4 मीटर। अगर हमारा उस लोड बेरिंग स्ट्रक्चर है ब्रिक का है तो उसमें आपको लिंटल कितने 2.4 मीटर पे आपको प्रोवाइड करना ही करना है, मस्ट प्रोवाइड करना है। आगे बढ़ते हैं। MS बार फॉर चेयर शुड नॉट बी। अगर हम जो चेयर बनाते हैं, जैसे मैंने कल बताया कि हर 1 मीटर पे आपको चेयर प्रोवाइड करनी होती है। चेयर होती क्या, 2 अगर हमारी जाली है कोई भी, मतलब स्टील की, नीचे भी स्टील है, बीच में हमें लगा लो ये 150 mm की हमारी स्लैब होने वाली है, ऊपर जाली आगे नीचे जाली आगे, दोनों को दूर रखने के लिए हम क्या करते हैं, बीच में चेयर प्रोवाइड करते हैं। चेयर को आपका मिनिमम डाया कितना होना चाहिए, 12 mm का। जहां आपको डाया वैसे प्रोवाइड करना है, जो भी आपका हायर डाया वहां यूज हो रहा है, अगर मिनिमम 12 mm तो रखना है। अगर वहां 32 mm का सरिया यूज हो रहा है, 25 mm का, तो 32 mm का आपको यूज करना है उसमें। आगे बढ़ते हैं। आगे है मिनिमम डाया इन स्लैब। स्लैब में जो मिनिमम डाया यूज करना होता है डिस्ट्रीब्यूशन बार में, वो 8 mm करना है। 8 mm से कभी भी 6 mm पे सरिया आपको नहीं जाना है। 8 mm मिनिमम डाया हो गया। आपको एक मिस्टेक मैं बताता हूँ। मैं कल एक साइट पे थे, मतलब जा रहे थे हम, एक विजिट पे थे, तो उसी दौरान हमने एक दूसरी साइट थी, वहां देखा कि जो सरिया था, ये कॉलम आ गया ना हमारा, मैं आपको समझा देता हूँ। ये टॉपिक नहीं था लेकिन मैं बता देता हूँ जिन लोगों को नहीं पता है, जो अपना घर बनाने का सोच रहे हैं, तो ये गलती काफी की जाती है। ये कॉलम आ गया, ये बीम आ गया। जो ये सरिया रहता है ना, इसमें ये सरिया उन्होंने सीधा रखा था, मतलब इसमें ना तो कोई डेवलपमेंट लेंथ दी है, मतलब ये बेंड करना होता है आपको, प्रैक्टिकली आपको बताऊं, ये बेंड रखना होता है, ये ऐसे होना चाहिए आपका, ऐसे। लेकिन वहां क्या था, ये सीधा था, मतलब सीधा कॉलम में डाल दिया था। ये बिल्कुल सेफ नहीं है, इसको कोई एंकरेज नहीं मिलेगी। फ्यूचर में कभी काफी अर्थक्वेक वगैरह आया तो ये छोड़ देगा, मतलब जो स्टील होगा उसको कोई एंकरेज नहीं होगा, तो गिरने के चांसेस काफी हो जाते हैं। आपको डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करनी ही करनी। कितनी करनी है, यहां से लेके जहां तक LD + 10dB। जिन लोगों को नहीं पता है LD क्या है क्या नहीं है, तो मैं वीडियो डाल चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देखो, उसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन था, हाउ मच वाइंडिंग वायर आर कंज्यूम एंड रिक्वायर्ड फॉर स्टील वाइंडिंग। मतलब क्या होता है, जो हमारा स्टील वाइंडिंग होता है, फुटिंग का ले लो या स्लैब का ले लो, तो उसमें हमारा वाइंडिंग वायर यूज होता है, जिसे हम टाई करते हैं। आपने देखा होगा पतली सी वायर एक यूज की जाती है साइड पे, तो वो उसकी क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, देखो बिलिंग पर्पस के लिए भी चाहिए होता है, और ऐसे आपको एस्टिमेट देना होता है स्टोर में कि हमें इतना वाइंडिंग वायर चाहिए। तो हमेशा जो वाइंडिंग वायर होता है 1% ऑफ टोटल क्वांटिटी, जितना आज वाइंडिंग करना है, मतलब लगा के चलो 1 मीट्रिक टन हमें स्टील बांधना है, तो हमारा 1000 kg हो गया, उसका 1% कितना हो गया, 10 kg। मतलब अगर हम ऐसे हम रूल लेके चले, 8 से 10 kg हमारा 1 मीट्रिक टन स्टील बांधने को वाइंडिंग वायर लगता है, और बिलिंग में भी हम इसी हिसाब से इसको मेंशन यहाँ लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट थिंग है, जो प्रैक्टिकल थिंग है, जैसे मैंने लिख रखा है कि जो फर्मा होता है, ठीक है, ऐसा आपने देखा होगा दोनों साइड से उसको डंडा लगा रहता है, और जो लेबर होती है वो उठा के उसको इसमें सैंड या एग्रीगेट डाल के डालती है। मेन मकसद क्या होता है इसका, एक नापने के लिए हमें इसको रखा होता है, मेजरमेंट के लिए। तो आपको मैं बताऊंगा, अगर 1:6 का हम प्लास्टर में माल बना रहे हैं या ब्रिक वर्क में बना रहे हैं, जहां आप इसको देख के 1:3 का भी निकाल सकते हो, जैसा भी रेशो आपने वहां चल रहा है वो निकाल सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बता दूं, ये होता है हमारा सीमेंट, ठीक है, जो पहला टर्म होती है हमारी, दूसरी टर्म होती है सैंड। ठीक है, तो ये जो मैंने पहले भी वीडियो में कहा है कि इस फार्मूले को गांठ बांध के रख लो, क्योंकि ये हर जगह यूज आएगा। मास इक्वल टू कितना होता है, क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ये काफी इंपॉर्टेंट है जो सिविल इंजीनियरिंग की लाइन में। एक फार्मूला बोल लो, क्योंकि ज्यादा तो इतना मैथमेटिकली हमें यूज नहीं होता।
जैसे मैंने कहा था एक चीज शेयर करने वाला हूं मैं आपसे, तो शेयर करता हूं कि जब मैं एज ए फ्रेशर साइट पे गया तो एक सुपरवाइजर थे हमारे, तो मैंने उनसे पूछा क्योंकि एज ए फ्रेशर आपको ये सब थोड़ा इतना डिफरेंट सा लगेगा कि इसको करते कैसे हैं, मतलब इसका नापते कैसे हैं। तो उसी दौरान उन्होंने काफी मतलब एक इंसल्ट ऐसी फील हुई कि आपने सिविल इंजीनियरिंग की है और ये चीजें आते नहीं है। तो तभी मैं ये बेसिक चीजें जो मतलब साइट पे आपको इतनी ज्यादा यूज नहीं होंगी, क्योंकि एज ए सिविल इंजीनियर आपका तो इतना काम नहीं होगा ये सब बनाने का या देने का, छोटी मोटी साइट रही तो वहां होता है, लेकिन आपको प्रैक्टिकली बेसिक से बेसिक चीज मैं इन वीडियोस में बताऊंगा। एक सीरीज स्टार्ट हुई है, 4 वीडियोस हुई हैं, कम से कम कोई 20-30 वीडियोस इस पे मैं लाऊंगा। आपको सब जो बेसिक होता है ना सब बेसिक रिलेट करवाऊंगा थियोरेटिकली वे से, क्योंकि जो प्रैक्टिकली समझ नहीं आएगा वो थियोरेटिकली आपको इजिली समझ आएगा। तो आगे चलते हैं टॉपिक पे। मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये हो गया क्लियर। जो देखो सीमेंट का मास हमें पता होता है, सीमेंट हमारा मोस्टली किस में आता है, 50 kg के बैग में इंडिया में दिखता है आपको, ठीक है। तो साइड पे वही यूज होता है। वॉल्यूम हमने यहाँ निकालना है, फॉलो करते हैं ना, जैसे जैसे आप इजिली बना लोगे, कोई भी फर्मा होगा, जितनी भी रेशो होगा, आप खुद दे दोगे शटरिंग वाले को कि इतने बाय इतने का बना दे। वॉल्यूम आ गया। डेंसिटी क्या होगी उसकी, 1400 kg पर MQ, क्लियर। सीमेंट की डेंसिटी कितनी होती है, ये पहले वीडियो डाल चुका हूँ, पहले वाले जो वीडियोस है पार्ट 2 या पार्ट 3 में मैंने बताया हुआ है। फिर क्या करना है, वॉल्यूम यहाँ आ जाएगा हमारा, और जो ये होगा 50 वेइंग और 1400 उसके नीचे, तो हमारा निकल जाएगा कि वॉल्यूम कितना आ गया, 0.0347 MQ। ये आगे मैं बताऊंगा भी आपको, ये तो डायरेक्ट आप सबको पता होना चाहिए कि सीमेंट बैग का वॉल्यूम कितना होता है 50 kg के बैग का। ये इंटरव्यू में मोस्टली पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। ये हो गया। अभी क्या करेंगे, हम निकाल रहे हैं रेशो 6 की, जहां कोई भी होगा, 5 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 8 होगा, तो आपको सिर्फ क्या करना है, जो भी वॉल्यूम आया होगा 0.0347 इंटू 6। क्यों 6 आया, क्योंकि हमने 1:6 का निकाल रहे हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आ जाएगा 0.2802 MQ, क्लियर। ये हो गया कि इतना हमारा कितना सैंड हो गया, 0.280। फिर आगे बढ़ते हैं हम कि अभी निकालना है मेन जो हमारा इसका साइज निकालना है कि इतना ऐसे कितना रखें, ऐसे कितना रखें और हाइट कितना रखें। तो उसके लिए क्या करना है, कोई भी 2 चीजें आपको खुद अज्यूम कर लेनी है। आपको छोटा चाहिए तो छोटा रखो, बड़ा चाहिए बड़ा रखो। लगा लो मैंने अज्यूम कर लिया कि मेरी ये साइड 600 रहेगी, ये साइड 600 रहेगी। आप अज्यूम कर सकते हो ये साइड आपकी 300, ये 300, फिर हाइट बढ़ जाएगी। अगर आपको चाहते हो कि ये 700, ये 700, ये 2 साइड खुद से लेनी है, हाइट निकल जाएगी। इनटू हाइट कर दिया, लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट, हमें यही चीज चाहिए होती है। तो इसको कल करना है इक्वल किसके, इसके, क्योंकि ये हमारा वॉल्यूम है। तो एच कैसे निकलेगा, ये डिवाइड बाय इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आएगा 0.36, तो आगे हमारा 0.578 इसकी हाइट होने वाली है, ठीक है, क्लियर। मतलब 600 बाय 600 बाय 0.758 का अगर हम करेंगे, अगर हम एक बैग सीमेंट डालेंगे माल में, एक बैग डायरेक्ट डाल दिया, फिर हमने एक ये बकरी डालनी है भर के, फुल भर के, तो हमारा सेम हो जाएगा 1:16 का एक बोरी का माल बन गया। फिर ऐसे ही होता है कि फिर बोलते हैं कि 2 बोरी का माल बनाओ, 3 बोरी का माल बनाओ, वो क्वांटिटी पे डिपेंड होता है, क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं, जैसे मैंने कहा था आपको रिवीजन करवाऊंगा। तो देखो ये रिवीजन के क्वेश्चन है, लेकिन ये बेसिक क्वेश्चन है जो इंटरव्यूज में भी पूछेंगे और साइड पे जाके आपको पता भी होना चाहिए, नहीं तो आपको नीचा दिखाने में साइड पे कोई नहीं रहेगा, ये हमेशा याद रखना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सीमेंट बैग। जैसे मैंने पीछे दिखाया भी आपको, एक जो सीमेंट का बैग रहता है 50 kg का, उसका वॉल्यूम कितना होता है। अगर हम CFT में क्यूबिक फीट में बात करें 1.23 क्यूबिक फीट, अगर हमें M³ में क्यूबिक मीटर में बात करें तो वो होता है 0.0347 क्यूबिक मीटर MQ। अगर ऐसे एग्जाम्पल लें, रेशो आपको वॉल्यूम में तो सब आनी चाहिए, M7.5 से लेके M30 तक या 25 तक। लेकिन अगर पूछे कोई M15 और M20 का क्या रेशो होता है, तो M15 का होता है 1.2:4 और M20 का होता है 1.1, 1.5:3। ये हो गया हमारा सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट। रेडी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम। ये हर वीडियोस में आपको दिखता भी होगा, किसी की भी वीडियो उठाओगे बेसिक नॉलेज में ये दिखता है, लेकिन मैं क्लियर कर देता हूं आपको। 30 मिनट हमारा इनिशियल टाइम रहता है और 600 मिनट या 10 आवर हमारा फाइनल सेटिंग टाइम रहता है। ये डिपेंड होता है सीमेंट पे भी, लेकिन मोस्टली हम इसी को प्रेफर करते हैं। जहाँ ऐसे तो ये
लिया हुआ है थंब रूल के हिसाब से या टेस्ट के हिसाब से, बाकी ये वेरी करता है टेम्परेचर के हिसाब से या मटेरियल के हिसाब से, लेकिन हम मोस्टली क्या करते हैं 30 मिनट से 600। अगर 1 वे और 2 वे की बात करें, ये जो बेसिक मैं बता रहा हूँ इन पे अच्छे से जो एक्सप्लेन करके वीडियो, मतलब एक एक टॉपिक पे हर एक पे वीडियो है। प्लेलिस्ट देखो, कम से कम 450 वीडियोज हैं। 450 वीडियोज अगर आप देखोगे तो आपको ना तो कोई इंटर्नशिप की जरूरत पड़ेगी, ना आपको साइड विजिट की जरूरत पड़ेगी। प्रैक्टिकल नॉलेज में गारंटी देता हूं, मतलब आपको आपका अगर 100% लेके चलें उसमें से 30-40% आपका क्लियर हो जाएगा कि साइड पे होने क्या वाला है जाके और क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए। 1 वे स्लैब क्या हो गया, लॉन्गर स्पैन अपॉन शॉर्टर स्पैन, ये हो गया हमारा, ये ग्रेटर होना चाहिए 2 से या इक्वल टू। अगर 2 वे होगी तो लॉन्गर स्पैन ऑन शॉर्टर स्पैन लेस देन बाई 2 होगा, तो वो 2 वे स्लैब होगी। नेक्स्ट अगर बढ़ते हैं हम, तो हाउ टू फाइंड अ वेट ऑफ स्टील बार। स्टील बार जो होता है मोस्टली साइड पे हमने देखा है बंडल्स में आते हैं, कई जगह तो लेंथ के हिसाब से होता है 12 मीटर के हिसाब से लेंथ, बाकी कई जगह वेट निकालना पड़ता है। इस पे वीडियो में डाल चुका हूं 2-3। तो डी स्केयर देखो, डी स्केयर क्या होगा, डाया जो भी आपका डाया होगा हम 10 mm का लेके चलते हैं, 10 का स्केयर डन। लेंथ ही जितनी होगी मोस्टली 12 मीटर के हिसाब से आता है सर्विस स्टार साइड पे, डिवाइड बाय 162। तो जो भी आएगा वो केजी में उसकी वैल्यू हो जाएगी। और मतलब एक 10 mm का रॉड 12 मीटर लंबा, उसका वेट आप इजीली निकाल सकते हो। और वैसे अगर बंडल आया है फिर उसमें 200 नग है बंडल में, इतना आसान नहीं है वैसे, 200 नग है। जो भी वेट आया होगा एक का निकल गया, इंटू बाई 200 करोगे तो आप उसका भी निकाल लोगे। तो इजी मेथड होता है ये निकालना। तो गाइज ये था हमारा बेसिक जो आज पार्ट था, सिविल साइड इंजीनियर बेसिक पार्ट 4। ऐसी सीरीज हमारी कंटिन्यू रहेगी। आपको जो जैसी भी वीडियोस चाहिए कि आप चाहते हो कि हमें सर ऐसा वीडियोस चाहिए, तो आप कमेंट करो, वैसा वीडियो भी आएगा। बाकी ये प्रैक्टिकल नॉलेज की हमारी सीरीज ऐसे ही चलते रहेगी। थैंक यू गाइस।